संतोष कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर मैं संतोष सर। क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न उत्तर संपूर्ण क्रांति का लेकर मैं लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं और आप कॉपी निकाल कर अच्छे से नोट बनाए और इसे रोज पढ़ते दिन रिवीजन कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहला प्रश्न की तरफ। पाठ 3 संपूर्ण क्रांति क्लास 12 का हिंदी का लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण पूरा बनाया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। यदि मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से बताए कि मुझे क्या करना है तो मैं इस नेतृत्व अस्वीकार करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं सबकी सलाह सुनूंगा, फुल स्टॉप, सबकी बात सुनकर उनसे बातचीत करूंगा और अधिक से अधिक बातें स्वीकार करने की कोशिश करूंगा, फुल स्टॉप, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा और उसे हर किसी को मानना भी पड़ेगा। तब ये नेतृत्व का कोई अर्थ है और तभी क्रांति सफल हो सकती है। यानी जब जयप्रकाश नारायण को छात्रों ने अपना नेता चुनने के लिए चला जयप्रकाश नारायण जी के पास, तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहे कि मैं आपका नेता बनूंगा, लेकिन उसका एक शर्त है। आप लोगों की अगर मैं कहीं भी बात आपका रखूं, बैठूं कहीं भी, तो आपकी बात सुनूंगा, आपकी सबको बात सुनकर अधिक से अधिक आपका बात वहां रखूंगा, कोशिश भी करूंगा अधिक से अधिक, लेकिन उसके पास जो मेरा अंतिम फैसला होगा, वहां पर मेरा फैसला होगा, उसे हर विद्यार्थी को मानना होगा, तब मैं छात्र नेता बनूंगा, अन्यथा नहीं। इसके बारे में जयप्रकाश नारायण कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? तो आंसर होगा कि जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापीठ से वे ISC की परीक्षा पास की। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए। वहां के बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए जहां जानवरों को मारे जाते हैं, उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना जरूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतजार हो जाता था, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए भी काम आते थे। यानी माने अमेरिका के बारे में उनके गांव में एक स्वामी आए थे जिनका पूरा नाम है स्वामी सत्यदेव जी। उनके गांव में भाषण दिए थे कि आज के विद्यार्थी, गरीब से गरीब विद्यार्थी आज पढ़ सकता है। अमेरिका भी
जाकर पढ़ सकता है। वहां भी काम करके दुकानों में, होटलों में, कारखानों में, बगानों में जहाँ जानवर काटे जाते वहां भी अपना काम करके छुटपुट और अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ऐसी भाषण में स्वामी सत्यदेव जी ने बोले थे और यही बात जयप्रकाश नारायण जी सुने थे। उनकी बात को रखकर ध्यान में रखकर वे अमेरिका पढ़ने जाते हैं। वो भी बगानों में, कारखानों में जानवर मारे जाते वहां जैसे तैसे कमाकर अपना पढ़ाई जारी किए और उससे अपना फीस निकाल लेते थे और कपड़ा लत्ता भी खरीद लेते थे। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। कहता है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल देखो ये छूट गया है, नहीं हुए, इसलिए शामिल नहीं हुए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका मानना था कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को अपने को आजादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में हो। यह विचार उन्होंने लेनिन में ग्रहण किया था। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, चौथा प्रश्न की तरफ दिया है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। तो इसके नीचे प्रश्न है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियों करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। एक बार जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस के एक उच्च अधिकारी मिलने आए और कहने लगे कि दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी न होते तो बिहार जल गया होता। यह सुनते ही नारायण जी प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो मेरे नेतृत्व में होने वाला प्रदर्शन और सभा में लोगों को आने से क्यों रोकते हो? क्या आप लोग जनता से घबराते हैं? जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती? अगर देश में कोई प्रजातंत्र का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां तथा गोलियां चलवाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा कि नारायण जी के कुछ पुराने मित्र चाहते थे कि उनके और इंदिरा जी के बीच मेल मिलाप हो जाए। तब उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा
किसी से व्यक्तिगत झगड़ा तो गलत नीतियों, व्यर्थ के सिद्धांतों और फालतू को कार्यों से है, फालतू के कार्यों से है। यानी जयप्रकाश नारायण कहते थे हमें व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के अंदर जो नीति है, जो सिद्धांत है, जो कार्यों में जो गलत करते हैं, हमें उनसे झगड़ा है, बल्कि व्यक्ति से हमें झगड़ा नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंदर जो नीति है, जो फालतू के कार्य है, उनसे हमें झगड़ा है, बल्कि व्यक्ति से नहीं। ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते थे। 5वां प्रश्न, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जब वे नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वे बात जेपी के विचारों से नहीं मिलते थे, अर्थात जेपी के मतलब जयप्रकाश नारायण, जेपी को यानी जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में बोलते हैं जेपी। याद रखिएगा, यहाँ होगा जेपी के मतलब जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को वे बात अच्छी नहीं लगती थी तो वे सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू ये बात हम नहीं मानते हैं, ये बात हम नहीं मानते। जयप्रकाश नारायण कहते थे बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, 12 भाई। वे भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का ही दावा ही स्नेह था मुझ पर उनकी भी आलोचना करता था, लेकिन उनमें भी बड़प्पन था कि वे कभी बुरा नहीं मानते थे। यानी जेपी जी कहते हैं कि बापूजी में बहुत महानता थी, कभी बुरा नहीं मानते थे, लेकिन उनकी बातों से मैं सहमत नहीं था और मैं कहता था वो बुरा नहीं मानते थे। लेकिन मैं हमेशा अपना 12 भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहता था और वे भी बहुत मुझे आदर करते थे, मानते थे और उनका बहुत मेरे पर स्नेह था, प्रेम था मुझ पर और मैं उनके बारे में आलोचना करता था, लेकिन उनमें भी बड़प्पन था, वे कभी बुरा नहीं मानते थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़, क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए सुझाव देंगे। आंसर का भ्रष्टाचार की जड़ करने में, अरे देखिए गलत लिखा गया है, वीडियो तो रोके पड़ेगा। चलिए फिर से, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव का भारी खर्चा है। देश में होने वाला चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यह सब रुपया ब्लैक है, मार्केटिंग लोगों से इकट्ठा किया जाता है और इनका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता है। हम भी जयप्रकाश जी के कथन से सहमत है, इसे दूर करने का निम्नलिखित उपाय है। तो चलते हैं, एक पर बोलते हैं जो क लिखे हैं। एक पर है क, चुनाव को खर्च को कम किया जाए। 2 पर चुनाव में किए गए खर्चों का सारा हिसाब किताब लिखित में लिया जाए। अधिक खर्च करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाए। ये होगा। 7वां प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र साम्यवाद में संबंध है? तो आंसर हो जाएगा कि जेपी जी का कहना है कि दल विहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। वैसे उसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होंगे, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र नीचे ही
दलविहीन होगा। अगला प्रश्न 8वां की ओर चलते हैं। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? आंसर हो जाएगा कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षाएं थी कि उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और नीति के विरोध संघर्ष करने का होगा और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। गांव में छोटे अफसरों कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या एनी, इसका हो जाएगा अन्य चलिए सुधार दिए, चाहे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा। अर्थात गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं तो ये समितियां उनका विरोध करेगी। 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। आंसर, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। 1 पर चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। 2 पर चुनाव में होने वाले खर्च कम करना चाहिए। 3 पर गरीबी उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। डी पर मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। 4 पर उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो। यदि जनता का कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समिति इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका। वहां दिनकर जी बहुत प्रसन्न दिखे। एक दिन अचानक रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको विलीगट्टन नर्सिंग होम अस्पताल पहुंचाया गया। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा वहां हर तरह के इंतजाम था, लेकिन दिनकर जी फिर भी बच न सके और उसी रात उनका निधन हो गया। यानी इसका मतलब हुआ कि दिनकर जी एक दिन जयप्रकाश मद्रास अपने ईश्वर अय्यर के साथ ही गए थे मद्रास, और दिनकर जी मद्रास रहते थे, लेकिन अचानक उनकी रात में दिल की दौरा पड़ा। लेकिन वहां इस तरह से रामनाथ जी गोयनका द्वारा व्यवस्था बहुत अच्छा था। उनको 3 मिनट में विलीगट्टन नर्सिंग होम अस्पताल ले गया, लेकिन भाग गए, बच नहीं सके। व्यवस्था हुआ कि बचाया जाए, लेकिन बच नहीं सके और अंत में उनकी निधन हो जाती है। तो आपका चैप्टर संपूर्ण खत्म हुआ और आप अच्छे से नोट कॉपी बनाइए और रिवीजन कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि आपके सब्सक्राइबर को देखकर मेरी अंदर जोश और मनोबल बढ़ता है। इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। जहां आपका दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ताकि अच्छे से सुधार कर मैं आपको वीडियो लाऊं। तो जय हिंद, जय भारत माता, जय सरस्वती माँ।